गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? हाउ आर यू? एग्जाम तो बड़े नज़दीक हैं, अच्छी खासी तैयारी चल रही होगी। ऑल द बेस्ट फॉर द जेईई मेंस एंड अपकमिंग नीट एग्जामिनेशंस। थैंक यू। नेक्स्ट थिंग इज दैट थोड़ा सा बेटा वो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, यानी कि जो पावर वाला चैप्टर है जहाँ पर पावर से रिलेटेड बात होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसे जूल्स हीटिंग भी कहते हैं, जूल्स हीटिंग भी कहते हैं। नाम से ही क्लियर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या हुआ बेटा? देखिएगा, किसी कंडक्टर या किसी रेजिस्टेंस से जब करंट पास होती है तो वो हीटअप हो जाता है। इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये क्या कहता है इस फिनोमेनन? व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू a resistor या conductor having some resistance, then heat is produced, heat पैदा होती है। It is called heating effect of current, it is called heating effect of current। इसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं या जूल्स हीटिंग भी कहते हैं। जूल्स हीटिंग भी कहते हैं। ये बेटा जो जूल्स हीटिंग या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होगा, हम बात करते हैं। इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये पॉइंट नोट करिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबिलिटी का ये मतलब हुआ कि अगर करंट पास करने से जितनी हीट पैदा होती है, अगर आप उतनी ही हीट को वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके तो रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे। लेकिन होता ही नहीं है। क्या? अगर आई करंट पास करने से यहां मान लो कुछ जूल हीट एनर्जी पैदा हुई, तो उतने जूल हीट एनर्जी के इस्तेमाल करने से वापस आप उतनी करंट नहीं पा सकते। ठीक, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस मींस क्या हुआ कि अगर किसी रेजिस्टेंस में आप करंट को एक डायरेक्शन में अगर पास करते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट को, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क यहां हो रहा है, दिस बैटरी इज डूइंग सम इलेक्ट्रिकल वर्क, दैट इज व्हाई दिस करंट इज पासिंग थ्रू इट, और सम अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, सपोज एच हीट पैदा होती है। तो अगर आप इस वायर में इतनी ही हीट पास करें तो वापस उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं पा सकते। तो इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? अगर करंट पास करने पे जितनी हीट पैदा होती है, अगर आप उतनी हीट को वापस इस्तेमाल करें तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस नहीं पाएंगे। ये इरिवर्सिबिलिटी है, ये प्रोसेस रिवर्स नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक, नोट कर लिया। अब आप देखिएगा, अगर आप इस वायर में देखिए, कंडक्टर है, इसका रेजिस्टेंस R, इसमें करंट I है, पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो अगर मैं तुमसे कहूं अगर इसमें करंट I जा रही है, इसका मतलब इस बैटरी ने कुछ चार्ज, चाहे आप नेगेटिव चार्ज लें या पॉजिटिव चार्ज लें, इसने कोई चार्ज यहां भेजा होगा, Q चार्ज। अगर Q चार्ज इससे गुजरेगा तो यहां से यहां तक जाने में, यानी इस वायर के फर्स्ट एंड और लास्ट एंड तक जाने में Q चार्ज को मूव कराने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। नेचुरली दैट वर्क इज डन बाय द बैटरी। ठीक है, तो अगर हम लिखें वर्क डन इन मूविंग चार्ज Q, अगर इसे हमें करना हो तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? QV आ जाएगा। आप कहोगे कहां से फार्मूला लगाया? तुम्हें पता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू W अपॉन Q होता है। देयरफॉर बेटा V इक्वल टू QW आ जाएगा। तो यही फार्मूला हमने ये यहां पर लगाया है। सॉरी, W इक्वल टू QV आ जाएगा, W इक्वल टू QV आ जाएगा। ये तो देखिएगा, वर्क डन इक्वल टू QV, ये फार्मूला हम यहां पर लगा रहे हैं। तो आप एक तरह कह सकते हैं कि इफ अ चार्ज Q इज पासिंग थ्रू अ रेजिस्टर R ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस V, देन द वर्क डन इज दिस। ये वर्क डन जूल में आएगा अगर ऐसा यूनिट आप रखते हैं यहां पर। क्लियर? लेकिन तुम्हें पता है Q इक्वल टू IT होता है, यू ऑलरेडी नो दैट Q इक्वल टू IT होता है। ये करंट है, आप इसको स्मॉल I से लिख ले, IT। तब ये वर्क डन इक्वल टू बेटा VIT आ जाएगा। दैट इज अगेन इन जूल्स। फिर ये जूल्स में आएगा।
क्वेश्चन 2। तो आप क्या कह सकते हैं, इस चार्ज Q को या बैटरी के इस्तेमाल करने से जब इस वायर में करंट जाएगी तो वर्क डन दो फॉर्म हमने निकाले, एक हुआ Q इंटू वी एंड दिस इज ऑल्सो VIT है, थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसे। नेक्स्ट आइएगा, V इक्वल टू IR होता है, आपको पता है कि ये V इक्वल टू I इंटू एक्सेलरेशन R होता है। आप लिखोगे बट V इक्वल टू IR होता है, तो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू IR इंटू IT एंड दैट इज दिस वर्क डन इज I स्क्वायर RT और दैट इज अगेन इन जूल, जूल में आएगा तो ये वर्क डन आएगा। ये इक्वेशन 3 है। ये जो हमें इक्वेशंस अभी तक मिल रही है, इसमें एक और चेंज हम करना चाहे, I को हटा के V को भी ला सकते हैं। आप लिखोगे सिंस I इक्वल टू V बाई R, ये वाला फार्मूला बेटा यहाँ पर ले आए, तो देयरफॉर वर्क डन इज ऑल्सो, यहाँ पर लिखें V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर RT, कैंसिल करिएगा, तो W इक्वल टू V स्क्वायर T बाई R एंड इट इज ऑल्सो इन जूल्स। ये भी बेटा आपको जूल में ही मिलेगा, जूल्स। ये क्वेश्चन 4 है, करेक्ट। तो अगर आप देखें बेटा, एक बैटरी को अगर हम किसी रेजिस्टर या कंडक्टर से जोड़ते हैं जिसका रेजिस्टेंस R हो, उसमें करंट आई जाती है, इस प्रोसेस में कोई चार्ज इसे सर्कुलेट करता है, सपोज Q अमाउंट ऑफ द चार्ज इज सर्कुलेटिंग, यानी इसके अंदर Q अमाउंट ऑफ चार्ज मूव कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, तब उस समय वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज Q बाय द बैटरी होगा, दैट इज इक्वल टू QV, जूल में आएगा। इसको कन्वर्जन करें VIT आएगा, कन्वर्जन करें ये आएगा, ये आएगा। ऑल दीज वर्क्स आर इन जूल एंड ऑल दीज इक्वेशंस आर नोन एज जूल्स लॉ। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, इक्वेशन 3, 4, 1 एंड 2 आर नोन एज जूल्स लॉ। इनको हम कुल मिला करके क्या कहते हैं, जूल्स लॉ बोला जाता है, राइट। लिखोगे हियर equations 1, 2, 3 and 4, जो 4 equations हैं are known as Joule's law, Joule's law। तुम ये कह सकते हो जरूर कि सर ये जो वर्क डन आया है ये किस फॉर्म में मिलेगा, तो मेनली ये वर्क हीट के फॉर्म में मिलता है। तो अगर हम कहें कि यहाँ पर व्हाट इज हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, और हीट को क्योंकि हम लोग वर्क को हीट को में अगर कन्वर्ट करना हो तो तुम्हें पता 4.18 या 4.2 का इस्तेमाल करते हैं। लिखोगे दिस वर्क डन, ये जूल्स लॉ है बेटा, बोलो इज ऑब्टेन्ड एज हीट एनर्जी, देयरफॉर हीट एनर्जी H इक्वल टू, अगर आते हैं तुम्हें याद है कि एक 1 कैलोरी आपको अच्छे से याद होगा, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है। इसलिए अगर हम जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहें तो हम कह सकते हैं 1 जूल इक्वल टू 1 अपॉन 4.18 कैलोरी। तो अगर हम इन सभी इक्वेशंस में 4.18 से डिवाइड कर दें तो हमारे आंसर कैलोरी में आएंगे। तो हीट प्रोड्यूस इक्वल टू क्या आएगा, W अपॉन, मतलब वर्क को अगर 4.18 से हम डिवाइड कर दें तो निश्चित रूप से ये कैलोरी में आ जाएगा। वर्क डन को अगर कैलोरी बेटा आखिरी में लिख लें तो अच्छा रहेगा। ये था VQ अपॉन 4.18 इक्वल टू VIT अपॉन 4.18 I स्क्वायर RT अपॉन 4.18 एंड अगर और आप यहाँ लिख लो V स्क्वायर T अपॉन 4.18 R, ये सब कैलोरी में आ जाएगा, कैलोरी। ये इतना आप लिख सकते हैं, सिंस 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, इसलिए 1 जूल इक्वल टू 1 अपॉन 4.18 कैलोरी। ये रिलेशन हमने यहां इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से आप इसको हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स अगर हम यहां ले देखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स पहला चाहते हैं बेटा, देखो H और V में ग्राफ। तो फर्स्ट इज HV ग्राफ, V इज वोल्टेज बेटा, ये ग्राफ लिखें।
कंडीशन है टी और आर को कांस्टेंट लेंगे, टी एंड आर कांस्टेंट्स, हम इनको कांस्टेंट की तरह डील कर रहे हैं। तो आप पहले एक रिलेशन लिखिएगा, सिंस h इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.18, ये देखें नहीं हमने v और h में लिखा था तो ये वाला फार्मूला लिखना पड़ेगा, तो इसको हटा लें, v स्क्वायर टी अपॉन 4.18 आर, तो इसका मतलब h इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो h और v स्क्वायर में देखें बेटा तो पता है एक फंक्शन की पावर 1 है दूसरे की पावर 2 है, तो ग्राफ इज अ पैराबोला। तो ग्राफ क्या होगा बेटा, ग्राफ इज पैराबोला। पैराबोला में आपको याद होगा कि हम इस तरह से प्लॉट करेंगे कि अगर v इधर ले लें और h इधर ले लें, तो तुम्हें याद होगा गरीब जो होता कटोरी में होता, अगर वो वाली बात याद है तो ये ऐसे कुछ ग्राफ है। h जिसकी पावर 1 है वो बेटा इसके बीच में होगा, ये है। तो ये ग्राफ आ गया आपका h और v में। अब अगर ये ग्राफ ले लें बेटा h और r में ग्राफ ले लें, i और t को कांस्टेंट ले लें, फिर एक ग्राफ हम ले लेंगे बेटा h और i में rt को कांस्टेंट ले लेते हैं। तो सेकंड हम ले लेते हैं h और r में, तो सेकंड आइए HR ग्राफ I and T are constants, ये कांस्टेंट है। तुम्हें पता है बेटा h इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.18, ये सब कलरी में वैल्यूज हैं। i और t बेटा सॉरी i और t कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आप देखें h इज प्रोपोर्शनल टू r आया बेटा, i एंड t आर कांस्टेंट, ये आया। ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, लेकिन कंडीशन है बेटा स्ट्रेट लाइन तब आ रहा व्हेन i एंड t आर कांस्टेंट। खासतौर पर i कांस्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म, राइट, नोट कर लें। एक और ले लेते हैं ग्राफ, थर्ड हम लिखना चाहते हैं h i स्क्वायर ग्राफ, h और i स्क्वायर ग्राफ ले रहे हैं। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, देखो h और i स्क्वायर ग्राफ लेंगे, r और t कांस्टेंट ले रहे हैं, r एंड t आर कांस्टेंट्स। अगर आप इसके हिसाब से चलें तो फिर वही आएगा h इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.18। देखो r और t कांस्टेंट है, तो देखो बेटा r और t कांस्टेंट है तो h इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। हियर इज दिस ग्राफ इज अ पैराबोला बेटा, अगेन ग्राफ इज पैराबोला। कौन बोला बेटा, पैराबोला। पैराबोला में फिर वही, अगर आप v वाला ग्राफ देखें तो लगभग वही आ रहा है, इधर i है इधर h है, ग्राफ इज लाइक दिस, ये ग्राफ आ जाएगा। देखो बेटा हीट प्रोड्यूस का ये फार्मूला है, तो आप नोट में लिख लें यहाँ पर क्या आएगा, हीट प्रोड्यूस्ड क्या है, हीट प्रोड्यूस्ड। और इसके अंदर दो केस ले रहे हैं, देखो हीट प्रोड्यूस h का फार्मूला ये था आई स्क्वायर आर टी। हालांकि आप इसको ही लिख लें, आप कहते हैं जूल में है तो आप इसे ही पढ़ा रहने दे भाई, आप इसे जूल में लिख लें, हीट प्रोड्यूस कैलोरी में मत लिखें। किसी को मन में आए कि सर अभी तो W लिखा था, सिंबल कुछ भी कर लो बेटा, हम कहेंगे हीट प्रोड्यूस है, हीट इज एनर्जी, एनर्जी कैन बी रिटन इन जूल, एनर्जी कैन ऑल्सो बी रिटन इन कैलोरी। हम यहाँ पर h ले रहे हैं, हीट प्रोड्यूस इज आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पर 4.18 नहीं किया है क्योंकि वो सिर्फ कन्वर्जन में काम आता है, यह आएगा। इसमें केस 1 अगर हमने इफ i इज कांस्टेंट, देखो अगर i कांस्टेंट है तो यही फार्मूला लगेगा, देन h इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आप यही लगाएंगे। जूल में आएगा, कैलोरी में कन्वर्ट करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, आप आसानी से कर लें। ये आ गया आई स्क्वायर आर टी। जैसे मैं एग्जाम्पल एक ले लूं, मैं कहता हूं इन ए कंडक्टर of 10 ohm resistance, current of 2 ampere
flows for 5 seconds. Find out heat produced. ये बोला सोल्यूशन में है। इस क्वेश्चन में देखो बेटा, R is 10, I equal to 2 एम्पियर और ये कांस्टेंट है, यानी उसके अंदर डीसी करंट इतने एम्पियर की जा रही है, कांस्टेंट है। तो अगर ये करंट कांस्टेंट है और टाइम दे रखा 5 सेकेंड, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए। तो हीट प्रोड्यूस इक्वल टू क्या हो जाएगा, I स्क्वायर आर टी। इसका मतलब H इक्वल टू I is 2 स्क्वायर, R is 10 इंटू T is 5। तो ये क्या आ जाएगा, अगर आप देखो 440 200 जूल्स आ जाएगा, ये हीट प्रोड्यूस आएगा। आपको लगना है हीट प्रोड्यूस इज 200 जूल्स, ये आ गया। तुम्हें कैलोरी में करना है, 200 अपॉन 4.18 कैलोरी आ जाएगा। जिसमें भी निकालना हो आंसर निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। क्लियर? इतना लिखो। केस 2 लेते हैं। अब अगर हम केस 2 यहीं पर ले लें, देखिएगा केस 2, इफ I इज वेरिएबल, अगर करंट I इज वेरिएबल, अगर ये वेरिएबल है, अब आपको पता है बेटा इस फार्मूले में अगर I वेरिएबल है तो आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते, तब आप इंटीग्रेशन मेथड लाएंगे। तब आप क्या लगाएंगे, देन हीट प्रोड्यूस्ड अगर लिखें दैट H इज इक्वल टू, आप इसमें ऐसे करेंगे I स्क्वायर R dt, क्योंकि I इज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाएगा, क्योंकि करंट किसी भी रेजिस्टेंस में बेटा, किसी भी कंडक्टर में वेरी कर रही है तो टाइम के साथ वेरी करेगी, समय के साथ। अभी कुछ है, थोड़ी देर बाद कुछ है, तब आप ये लेंगे। लिमिट निश्चित रूप से T1 से T2 आएगा। T1 इनिशियल टाइम है, फाइनल टाइम। ये इक्वेशन आप अप्लाई करें, ये ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नीट 2016 में आया है। उस समय क्वेश्चन जो थे वो जेईई मेंस के लेवल के क्वेश्चन रहते थे। इफ अ चार्ज Q इक्वल टू 80 माइनस BT स्क्वायर is flowing through a resistor of resistance, find out total heat energy produced. Find out total heat energy produced. तो आप टोटल हीट एनर्जी प्रोड्यूस का मतलब है, आप पहले तो थोड़ा सा सोल्यूशन में आइए, फिर हम बात करते हैं। देखो टाइम तो दिया नहीं है, क्योंकि हीट एनर्जी प्रोड्यूस का फार्मूला आपको पता है, H इक्वल टू इंटीग्रल I स्क्वायर आर टी डी टी होता है, और टाइम T1 से T2 है, क्योंकि करंट वेरिएबल है। तुम कहोगे करंट तो दिया नहीं, चार्ज है। जब चार्ज वेरिएबल है तो एक बार चेक करो, देखो करंट भी वेरिएबल होगी। तो ये हुआ, देखो गिवन क्या है, Q इक्वल टू 80 माइनस BT स्क्वायर, देयरफॉर I इक्वल टू बेटा dQ अपॉन dt होता है, d बाई dt 80 माइनस BT स्क्वायर अगर निकालें तो I इक्वल टू A माइनस 2T आएगा, सॉरी I इक्वल टू A माइनस 2BT आएगा। ये इक्वेशन आती है, ये इक्वेशन आती है, ठीक है। तो I तो मिल गया, लेकिन तुम कहोगे कि I तो आ गया, लिमिट क्या होगी? शुरू में लिमिट T1 क्या है, तो T1 तो 0 मान लो कि इनिशियल लिमिट हमेशा क्या होता है, व्हेन प्रोसेस स्टार्ट्स। तो यहां पर क्या लिखोगे, हियर T1 इक्वल टू 0 हो गया, लेकिन T2 निकालना पड़ेगा। उसके लिए जानते क्या करोगे, उन्होंने क्वेश्चन में ही सारा डाल दिया है, टोटल हीट एनर्जी प्रोड्यूस। अगर आप गौर से देखें टाइम के साथ I डिक्रीजिंग, तो आगे यही लिखोगे इस इक्वेशन से, देखो I डिक्रीजेस विद टाइम, hence finally current becomes zero, करंट becomes zero, फाइनली करंट जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब अगर हम करंट को जीरो पता रखते हैं तो T पता चल जाएगा, वही T2 होगा। तो देयरफॉर इक्वेशन 2 में आप ऐसा करो, I को जीरो लिखो, ये जीरो इक्वल टू A माइनस 2BT, तो T इक्वल टू A अपॉन 2B आता है, ये आया टाइम।
तो ये बेटा फाइनल टाइम आया, इनिशियल टाइम ये, फाइनल टाइम ये आता है, इसे आप t2 लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज h इक्वल टू इंटीग्रल i स्क्वायर r dt, लिमिट t की क्या आएगी बेटा 0, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम a अपॉन 2b आएगा। तो लिमिट बेटा t2 ये आ गई। अब आप इसमें अगर इसे सिंप्लीफाई करें डाल के, तो h इक्वल टू i इक्वल टू क्या था बेटा a माइनस 2bt का होल स्क्वायर r dt इंटीग्रल 0 से a बाई 2b आएगा। r कॉमन निकाल लो, इंटीग्रल r को कॉमन निकाला, इंटीग्रल 0 से a बाई 2b आएगा। a माइनस इसका होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2 2 4 4abt ये आ जाता है, और ये इंटीग्रल dt आता है। तो h इक्वल टू r, आप देखिएगा जरा, इसे मैं अननेसेसरी नहीं कर रहा हूं बेटा, बड़ा आसानी से तेजी से सॉल्व कर। इंटीग्रल a स्क्वायर, देखिएगा बेटा अननेसेसरली इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, बस आप सिंपल में करके निकलिए। a स्क्वायर dt क्या हो जाएगा, a स्क्वायर t प्लस 4b स्क्वायर t स्क्वायर dt क्या हो जाएगा, t क्यूब बाई 3 माइनस 4ab t dt क्या हो जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से a बाई 2b आएगा, इक्वल टू r a स्क्वायर t, t की जगह अपर लिमिट रखिए बेटा, देखो बेटा ये अपर लिमिट t पे रखिए, और फिर बेटा इनकी जगह लोअर लिमिट रखिए, 0 है तो ये तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ अपर लिमिट लगने से हमारा काम हो जाएगा। तो a स्क्वायर t की वैल्यू लिखोगे a अपॉन 2b प्लस 4 बाई 3, b स्क्वायर t की जगह वो रखो तो बेटा a बाई 2b का क्यूब माइनस 4ab, ये कैंसिल करो 2ab आएगा, 2ab और t की जगह वो लिमिट रखो तो a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर ये आया। लोअर लिमिट तो 0 हो गया बेटा, आप चेक कर लो, तो सारे टर्म 0 हो जाते हैं। तो जरा सिंप्लीफाई करो इसे, तो देखो क्या आएगा r, देखो बेटा a क्यूब अपॉन 2b प्लस 4 बाई 3, देखो बेटा a क्यूब और ये b स्क्वायर अपॉन b क्यूब था, तो ये हो जाएगा a क्यूब अपॉन 8, 2 क्यूब 8 हुआ, b क्यूब कैंसिल हुआ अपॉन b आएगा, माइनस, एक बार एक कैलकुलेशन चेक कर लो, 4 बाई 3 b स्क्वायर, ये b क्यूब, b बचेगा 2 8 a क्यूब, ठीक है 2ab, और यहां पर देख लो बेटा a स्क्वायर, ये b से b कैंसिल हुआ था, तो यहां पर क्या बचेगा 2, तो ये आ जाएगा माइनस a क्यूब अपॉन 2, एक भी कैंसिल हुआ तो एक भी बाकी है, ये सिंप्लीफाई के लिए आंसर आ जाने वाला है बेटा। तो ये 24 हो जाएगा बेटा, यहाँ इनटू है, तो देखो a क्यूब अपॉन 2b कॉमन निकाल ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखो बेटा यहाँ a क्यूब अपॉन b कॉमन आ रहा है, तो a क्यूब अपॉन b कॉमन लो, तो यहाँ 1 अपॉन 2 आता है, ये कर दे 2 आएगा, ये 1 अपॉन 6 आएगा, देखो a क्यूब बाई b कॉमन निकाला, a क्यूब बाई b निकाला, माइनस यहाँ पर a क्यूब बाई b हम कॉमन निकाल लिए हैं, तो माइनस हाफ आएगा, ये कैंसिल हो जा रहा है, तो रिजल्ट आएगा बेटा r a क्यूब अपॉन 6b, तो ये हीट प्रोड्यूस आया, therefore h इक्वल टू r a क्यूब अपॉन 6b, ये हीट प्रोड्यूस होगा, जूल्स में आएगा। क्लियर? कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप लोग, हो सकता है छोटा मोटा कैलकुलेशन में कोई एरर हो तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर मिलाने के लिए मेरे पास अभी मौजूद नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन यहां से आ गया यहाँ पर। चलिए नोट कर लिया होगा, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ अ करंट इन a resistor increases by 1%, then
find out percentage increase in power. तो इस क्वेश्चन को अभी करने से पहले हमें पावर पढ़ना पड़ेगा। रुक जाइएगा, इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे अभी, तो वहीं तक करिएगा, ये क्वेश्चन बाद में करेंगे।